अच्छी बारिश और ग्रीस संकट सुलझने की उम्मीद में बाजार को लगे पंख। सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी भी 8,350 के पास। 7 दिन में 1,400 पॉइंट उछला सेंसेक्स। पेमेंट में डेबिट कार्ड का बेझिझक करें इस्तेमाल। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में भी मिल सकती है रियायत। पेट्रोल पंप और रेलवे टिकट की कार्ड पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज हटाने का भी विचार। I think over the next 1 or 2 years, we have to continue to restore the credibility of the Indian economy. It's only then that investors world over are going to feel comfortable. भारत में निवेश करने के लिए बेहद उत्साहित विदेशी निवेशक। वित्त मंत्री ने हमसे खास बातचीत में कहा, भारत पर भरोसा बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाने होंगे। लैंड बिल पर भारतीय किसान संघ ने सरकार के सामने खड़ी की मुश्किल। कहा, सरकार किसी भी सूरत में निजी कंपनियों के लिए ना करे जमीन अधिग्रहण। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बैंक के नियमों और सेबी के मुताबिक हुई है डायरेक्टरों की नियुक्ति। यस बैंक के एमडी राणा कपूर ने हमसे खास बातचीत में कहा, कोर्ट के ऑर्डर से बैंक के कामकाज पर नहीं है कोई असर। बिजनेस ऑपरेशन हैं बैंक के, उनमें कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जो बैंक की प्रगति है वो होती रहेगी। कल सेबी बोर्ड की अहम बैठक। स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग, एफएमसी, सेबी मर्जर समेत 20 प्रस्तावों पर होगी चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। Our aspiration is to get to $20 billion in revenue by 2020. इन्फोसिस के एजीएम में बोले विशाल सिक्का कंपनी का अमेरिका से 2020 तक $20 अरब रेवेन्यू का लक्ष्य। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। सॉफ्टबैंक, भारती और फॉक्सकॉन मिलकर बनाएंगे 20 गीगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। $20 अरब का होगा निवेश। प्रधानमंत्री जी जो अभी तक योग दिवस हो चुका है, अभी तक मौन व्रत में बैठे हुए हैं। ललित मोदी मुद्दे पर घमासान जारी। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर फिर बोला हमला। वसुंधरा को क्लीन चिट पर उठाए सवाल, प्रधानमंत्री से मांगा जवाब। बिहार में एनडीए के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तेज हुई खींचतान। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर ने पेश की दावेदारी। कोलेस्ट्रॉल को लेकर बहस हुई तेज। जापान ने खाने पीने की चीजों से कोलेस्ट्रॉल की लिमिट हटाई। अमेरिका भी पहले ही कह चुका है कोलेस्ट्रॉल नहीं है बैड, लेकिन क्या कहते हैं भारत के डॉक्टर, बुलेटिन में करेंगे विस्तार से चर्चा। और बांग्लादेश से करारी हार के बाद कैप्टन कूल कप्तानी छोड़ने को तैयार। कहा, हार के बाद है काफी मायूस। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाजार के साथ, जहां तूफानी रफ्तार जारी है। लगातार 7वें दिन आज बाजार में बुल फुल फॉर्म में दिखाई दिए। बाजार लगातार आज 7वें दिन भी जोश में दिखा। सेंसेक्स निफ्टी ने दिन के कारोबार में 200 डीएमए का स्तर छुआ। सेंसेक्स में 414 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी 128 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। बाजार की तेजी का ये लगातार 7वां दिन था। इन 7 दिनों में सेंसेक्स निफ्टी करीब 5% तक चढ़े हैं। सेंसेक्स 1400 पॉइंट ऊंचा हुआ है, तो वहीं निफ्टी 400 पॉइंट चढ़ गया है। आज के बाजार का पूरा हाल डिटेल में बता रहे हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। पिछले 6 दिनों की तेजी आज भी आगे बढ़ती हुई दिखी और एक्सपायरी के हफ्ते में भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की। और सबसे बड़ी वजह ग्रीस का संकट सुलझने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीस का स्टैंड थोड़ा सा कमजोर पड़ता दिख रहा है। ये दुनिया भर के बाजारों को पसंद आया और इसके चलते भारतीय बाजारों में और दुनिया भर के बाजारों में एक मजबूती बनते हुए दिखी। लेकिन इसके साथ ही हमारे अपने ट्रिगर्स भी थे। मॉनसून में जो प्रोग्रेस होती दिखी पिछले 2-3 सेशंस में वीकेंड पर, वो बाजार को पसंद आता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि मॉनसून को लेकर जो चिंताएं थी वो शायद कम थी और अब इस लिहाज से रेट कट की उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही है। बाजार में दबी जबान से बात हो रही है कि अगर मॉनसून अच्छा रहे तो फिर आरबीआई शायद उतना लंबा पॉज न ले जितनी बात की जा रही थी। और इसके चलते बैंकिंग शेयरों में एक अच्छी उछाल देखने को मिली और एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार के सेशन में महज 100 करोड़ की बिकवाली उन्होंने कैश मार्केट में की। स्टॉक फ्यूचर्स में दमदार खरीदारी की एफआईज ने, यह भी फायदा साफ तौर पर नजर आया। वहीं डोमेस्टिक फंड्स तो खरीदारी जबरदस्त कर ही रहे हैं।
तो उनकी तरफ से भी लगातार खरीदारी का जो रुझान है वो बाजारों को मजबूत कर रहा है। इसके चलते आप देखें आज सेंसेक्स और निफ्टी ने शानदार तेजी दिखाई, 400 अंक ऊपर सेंसेक्स पहुंचा, निफ्टी ने भी सेंचुरी मारी और आप देख सकते हैं लगभग 1.5% के गेंस के साथ निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के बेहद करीब 8,350 के पार जाकर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने भी अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर तो बैंकिंग शेयर थे। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग शेयरों से बैंक निफ्टी से बनती हुई दिखी और इसने बाजार को लीड करने का काम किया। 2.5% की बड़ी उछाल, बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर और ये तेजी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ आती दिख रही है। अब नजर डालिए, आज पूरी तरह से रेट सेंसिटिव स्टॉक्स मजबूत थे, उसमें रियल्टी शेयरों ने लीड किया। आईबुल रियल जहां पर प्रमोटर्स की तरफ से 10% स्टेक बढ़ाने की खबर लगभग 60% प्रीमियम पर 67 रुपए पर आती हुई दिखी। इस खबर के बाद ये स्टॉक 30% चढ़ा और इसका असर एचडीआईएल, यूनिटेक, डीएलएफ में भी देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स काफी जबरदस्त मजबूत थे, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, ओबीसी जैसे दिग्गजों में खरीदारी होती दिखी। वहीं प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं थे, निफ्टी के 6 प्राइवेट बैंक्स, एक्सिस, यस, आईसीआईसीआई, इसके साथ ही कोटक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स जबरदस्त मजबूत थे। ऑटो शेयरों में भी तेज रफ्तार दिखी, टाटा मोटर्स, हीरो, मारुति जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी दिखी। वहीं पावर स्टॉक्स में टाटा पावर, हालांकि आज से ये सेंसेक्स से बाहर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली। पावर ग्रिड, रिलायंस इंफ्रा भी मजबूत थे। जानकारों का मानना है कि मार्केट का बुरा वक्त अब खत्म हो गया है, निवेश के लिए ये बिल्कुल सही समय है। बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी आ गई थी मार्केट में कि मार्केट बहुत गिर जाएगा, वैसा मुझे नहीं लगता हो सकता है। तो मुझे इनफैक्ट लगता है कि जो वर्स्ट है मार्केट का वो खत्म हो चुका है इस समय, और अगला जो सेकेंड हाफ है वो काफी अच्छा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि साल के अंत तक मार्केट जो है 9,300 से 9,500 तक निफ्टी जाना चाहिए, और करीब 8-9 महीने मार्केट सेम लेवल पे एक तरह से रहा है। तो टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है, वैल्यू वाइज भी हो चुका है। तो अब यहाँ से लोग, और जिस तरह से मानसून का प्रोग्रेस चल रहा है, तो मानसून अगर हम देखें तो मानसून के नेगेटिव फोरकास्ट ने ही एक बड़ा जो करेक्शन है उसको ट्रिगर किया था, और मानसून बिल्कुल ही उल्टा टर्न हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे भी कोरिलेट होता है कि मार्केट यहाँ से ठीक रहना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड एंट्री पॉइंट 82-8300 भी। अगर आपने एकदम बॉटम 79-58,000 का मिस कर भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक इट्स स्टिल अ गुड मार्केट। जैसे मानसून अच्छे आ रहे हैं, यूएस फेड थोड़ा और डविश साउंड कर रहा है, आईआईपी स्ट्रांग आया है, रेट कट की जो क्लैमर है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है, और लगता है कि अगले एक आध हफ्ते में ग्रीस रिजॉल्व अपने आप हो ही जाएगा। तो आई थिंक वो सारे जो कैटलिस्ट थे, और जिस तरह से चाइना गिरा है तो वो इतना फ्लेवर में था कि जिस तरह से चाइनीज आईपीओ वगैरह, शंघाई ऑलमोस्ट 12-13% गिर चुका है, तो थोड़ा पैसा वहां से यहां भी शिफ्ट हुआ है। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर सरकार के सामने एक नई मुसीबत आ गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय किसान संघ ने कहा है कि सरकार बिल में इस बात का प्रावधान करे कि वो निजी कंपनियों के लिए किसी भी सूरत में जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी। हालांकि जीएसटी से जुड़े बिल के अगले सत्र में पारित होने का अब लगभग तय सा लग रहा है। संसद के मानसून सत्र शुरू होने में मुश्किल से 3 हफ्ते बचे हैं, लेकिन जमीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनने के बजाय असहमति बढ़ने लगी है। यहां तक कि आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने भी अपना रुख और कड़ा कर लिया है। भारतीय किसान संघ ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपना रुख पेश किया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय किसान संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकार मौखिक तौर पर जो भी आश्वासन किसानों को दे रही है उसे कानून में शामिल किया जाए। मसलन किसी भी सूरत में निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। मुआवजे की रकम 4 गुना तक करने के बजाय कम से कम 4 गुना करने की भी सिफारिश की गई है। जमीन अधिग्रहण बिल पर भारतीय किसान संघ का यह कड़ा रुख सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। ऐसे में हो सकता है कि सरकार इस बिल को पारित कराने की जल्दीबाजी ना करे और बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने तक का इंतजार करे। भारतीय किसान संघ के अलावा दूसरे किसान संगठनों ने भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने मौजूदा स्वरूप में जमीन अधिग्रहण बिल का कड़ा विरोध किया है। हमारी मान्यता है कि ये जो भूमि अधिग्रहण का जो बिल लाया गया है, ये तो किसान पे के साथ सबसे बड़ा धोखा है, किसान के साथ धक्का है। 120 साल बाद जो छोटी मोटी रियायत मिली थी वो भी वापस लेने का षड्यंत्र है, और पुराने कानून को सुधारने की बजाय उसको उलटने की कोशिश हो रही है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपनी है। हालांकि ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वो इसकी सिफारिशों को माने या ना माने। अगर सरकार विपक्ष को साथ लेने में कामयाब नहीं होती है तो राज्यसभा में इस बिल को पारित करा पाना मुश्किल होगा। ऐसे में लंबे समय तक अध्यादेश के जरिए ही इसे लागू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो भूमि बिल भले ही फंसता नजर आ रहा हो, लेकिन सरकार का एक बड़ा बिल जीएसटी पास होता दिखाई दे रहा है। खबर है कि इसे लेकर करीब करीब सहमति बन गई है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। लक्ष्मण, यहां माना यह जा रहा है कि सरकार जीएसटी बिल को इस सेशन में पास करवा ही लेगी। आपको लगता है पूरा होमवर्क हो चुका है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, सरकार दरअसल इसको पारित कराने के मूड में है। सरकार को भरोसा है कि वो पारित करवा लेगी, क्योंकि पिछले सत्र में जब विरोध हुआ था तो विरोध इस बात को लेकर नहीं हुआ था इसमें किसी प्रावधान को लेकर किसी की आपत्ति हो। विरोध इस बात को लेकर हुआ था कि आपने हमसे राय नहीं मांगी, सलाह मशविरा नहीं किया, लिहाजा सरकार ने इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया। सिलेक्ट कमेटी की 3 से 4 बैठकें हो चुकी है इस बिल को लेकर के, और सूत्र हमें बता रहे हैं किसी भी सदस्य ने किसी प्रावधान पर कोई खास आपत्ति नहीं जताई है। ऐसे में सहमति काफी हद तक बनती दिख रही है। हाँ, कुछ राज्यों ने यह कहा जरूर है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उनको काफी ज्यादा आमदनी होती है, जीएसटी लागू होने के बाद उनकी भरपाई कैसे हो इसके कुछ और ठोस प्रावधान किए जाएं, लेकिन ये इतनी बड़ी आपत्ति नहीं जिसकी वजह से बिल अटक सके। तो काफी हद तक सहमति बढ़ा। एक रिपोर्ट जो है संसद के सामने, राज्यसभा के सामने पेश किया जाएगा, और जब सत्र शुरू होगा 20 या 22 जुलाई से सत्र शुरू होगा, उसके पहले हफ्ते में ये पेश किया जाएगा रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द उसी सत्र में इस बिल को पारित करा लिया जाए, और लगभग सहमति बनती दिख रही है। तो ऐसे में लगता है कि ये सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी कि जीएसटी जुड़ा संविधान संशोधन बिल सरकार पारित करा लेगी, क्योंकि एक तरफ नाकामी भले जमीन अधिग्रहण बिल को लगे, लेकिन सरकार यहां पे उपलब्धि को लेकर के अपनी एक कामयाबी दिखाना जरूर चाहेगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे और बातचीत हमें करनी है। इधर संसद के मॉनसून सत्र की तारीख तय करने के लिए बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है। सामान्य तौर पर मॉनसून सत्र 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। इस बार मोदी सरकार को मॉनसून सत्र में ललित मोदी विवाद और जमीन अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के सवालों की बारिश झेलनी पड़ सकती है। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अमेरिका पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली से खास बातचीत। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मांगे लोगों से सुझाव। पूरी खबर ब्रेक के बाद। BizTech presents CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। भावनगर इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब बात करते हैं मॉनसून की। यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब को छोड़कर इस सीजन कमोबेश पूरे देश में अच्छी बारिश हुई है। 1 से 21 जून तक देश भर में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश हुई है, जिसमें मध्य और दक्षिण भारत के इलाके सबसे आगे हैं। इस मानसून सीजन मध्य भारत में जहां सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई है, वहीं दक्षिण भारत में सामान्य से 30% ज्यादा बारिश हुई है। पूरे महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में सामान्य मानसून यहां सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में कोंकण और गोवा इलाके में जहां सामान्य से 225% ज्यादा बारिश हुई है, वहीं विदर्भ में सामान्य से 425% ज्यादा बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मानसून को यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में पहुंचने के लिए माहौल अनुकूल है। विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका पहुंचे वित्त मंत्री ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से कहा कि इंट्रा प्रोजेक्ट्स पर काम और तेजी से होना जरूरी है। अरुण जेटली अमेरिका में H-1B वीजा मामले पर भी वहां के अधिकारियों से बातचीत करेंगे।
Speaking of investments, you're here specifically to talk to long-term money. You're here to talk to pension funds, endowments. What is the message that you're going to be giving out to them? Because infrastructure investment is something that India is looking forward to. You would perhaps be talking to them specifically about infrastructure as an investment opportunity in India. How confident do you feel that long-term pension money is likely to come into India? Well, long-term money is essential and needed because infrastructure can't have immediate returns. Infrastructural returns will be over a period of time. And India needs to cover up the lost time that it's had as far as infrastructure is concerned. And therefore, our projects must be expeditious. Our projects must be delivered fast. And therefore, the returns on the projects should be better for them than what they can expect in other parts of the world. But do you feel confident that the CalPERS of the world will be looking at getting into India anytime soon? You see, I think we have to restore back. Partly we have, and I think over the next 1 or 2 years we have to continue to restore the credibility of the Indian economy. It's only then that investors world over are going to feel comfortable. The initial signs are good, but I think this is momentum which has to be sustained over a period of time. What about the concerns of the Indian IT industry, sir? Because immigration continues to be a key cause for concern, and as we move towards the presidential election. These are all issues which we have taken. I've had a meeting with the concerned secretaries in the US government, who are my counterparts, the Treasury Secretary, the Commerce Secretary, and the USTR. I've had discussions with them, and this is a problem which is not going to be resolved overnight. It's a problem where you keep flagging the issue, the Americans keep flagging their issues, and quite frequently we find meeting points. रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट्स करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। इसका मकसद नकदी के लेन देन को कम करना है और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। सरकार ने आज इस बारे में एक ड्राफ्ट मसौदा जारी कर लोगों से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट मसौदे में क्या क्या है जानने के लिए एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये बताएं सरकार का प्रस्ताव क्या है? देखिए, सरकार का जो प्रस्ताव है उसमें सबसे अहम प्रस्ताव ये है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं तो हमको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। ये छूट इस तरह से मिलेगी कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अभी खरीदारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक पॉइंट मिलता है, वो पॉइंट आपके कार्ड के साथ जुड़ता जाता है। जब आप दोबारा शॉपिंग करते हैं तो आपको शॉपिंग के में छूट मिलती है या फिर आपको उस पॉइंट के वजह में कुछ कैशबैक मिलता है आपको। तो यहाँ पे सरकार कमोबेश उसी तर्ज पर, उसी पॉइंट के आधार पर कुछ सिस्टम लाएगी जिसके जरिए जितनी की आप खरीदारी करेंगे कुछ सर्टेन पॉइंट आपके खाते में जाता रहेगा और उस खाता नंबर को आप बताएंगे इनकम टैक्स देते वक्त, आपको इनकम टैक्स में यहाँ पे छूट मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पेट्रोल, गैस या रेल टिकट जैसे सामान आप खरीदते हैं तो वहां पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पे ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगेंगे। वो ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगने की वजह से सरकार को उम्मीद है कि लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि नकदी देकर के इन चीजों की खरीदारी करेंगे। तीसरी चीज ये है कैशलेस इकोनॉमी की तरफ सरकार बढ़ते हुए एक कदम ये भी बढ़ा सकती है कि 1 लाख से ज्यादा के अगर आप लेन देन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जरूरी किया जा सकता है। ये भी सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है। चौथी चीज ये है कि आमतौर पर देखने को मिलता है दुकानदार जब भी आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से खरीदारी करेंगे तो दुकानदार कई बार कहता है कि नहीं आप कैश दे देंगे तो अच्छा रहेगा। तो दुकानदारों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने के लिए, उसमें भी कहा गया है कि दुकानदार अगर अपनी कुल बिक्री का या फिर कुल खरीदारी का 50% या उससे ज्यादा लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं, उनको भी कुछ टैक्स में छूट दिया जाएगा, वैट में उनको रियायत दी जा सकती है। तो ये तमाम प्रस्ताव हैं, इस पर लोगों की राय अभी मांगी गई है। 29 जून तक लोगों की राय आएगी, उनकी राय आने के बाद सरकार इस पर अंतिम फैसला लेगा। लेकिन सरकार को लगता है कि इन प्रस्तावों पर अगर अमल किया जाता है तो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स चोरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। जी, तो सरकार का ये प्रस्ताव कितना दमदार है, उससे क्या कैश इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, इस पर यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्य जैन साहब से। लेकिन यहाँ पर उनके पास जाएं उससे पहले वैद्य जैन साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें कि एक मकसद तो ये होगा कि आप कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या आप बहुत छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को भी ट्रैक करना चाहते हैं, इस माइन्यूट स्तर पर जाकर देखना चाहते हैं कि कहीं कोई टैक्स इवेजन तो नहीं हो रहा है, चाहे वो खरीदार है चाहे फिर दुकानदार? नहीं, देखिए, आइडिया ये नहीं है कि माइन्यूट ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने का। ये तो एक ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू एनकरेज करने की पॉलिसी है।
देखिए, इस पॉलिसी में आज की डेट में क्या हो रहा है, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे रेलवे की टिकट बुक कराते हैं, कोई रेलवे की और कोई इंडियन एयरलाइंस की टिकट बुक कराते हैं, कोई और पेमेंट करते हैं, तो नॉर्मली आपके कुछ चार्जेस लगते हैं। तो सरकार ने कहा कि देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एक देता है, एक लेता है, उसमें दोनों में से एक आदमी का इंटरेस्ट ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट नहीं किया जाए। इस बात को रोकने के लिए सरकार ये कह रही है कि दोनों साइड से एक ऐसा इंसेंटिव लगा दिया जाए ताकि दोनों में से एक आदमी ये इंसिस्ट करे कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेगा या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा। जैसे अभी लक्ष्मण बता रहे थे कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और हर क्षेत्र को, हर एरिया को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है। जैसे पहले जो भी आप रेलवे की टिकट वगैरह बुक कराएंगे, जो पेट्रोल लेंगे, उस पर आपका सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने कहा जो हमारी पेमेंटें हैं, जो सरकार की टैक्सेस वगैरह हैं, उस पर भी नहीं लगेगा। एक आज की डेट में बीएसएनएल इंसेंटिव देती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, तो सरकार का कहना है कि 1% का इंसेंटिव ये बाकी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन पे भी एक्सटेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह से कोशिश क्या है कि ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल हो जाए, ताकि जिस आदमी का है वो एक हिस्ट्री बन जाएगी और इस ट्रांजैक्शन को, क्योंकि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपके पैन से और आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी स्टेज पे ये पता लगाना कि आपने कितना खर्चा किया और कैसे किया है, वो बड़ा इजी हो जाएगा और उससे ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी है उसको रोकने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। लेकिन जैन साहब, यहाँ पे रेगुलेशन मैकेनिज्म को लेकर जो सरकार ने प्रपोज किया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, जो मैकेनिज्म है, सरकार का कहना है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना शुरू की थी, उसमें जो रुपी क्रेडिट कार्ड की जो बात की है, उसमें इसमें भी ये कोशिश है कि आम आदमी को ये सिखाया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू करे। उससे क्या होगा, जो कैश बेस्ड इकोनॉमी है वो कन्वर्ट हो जाएगी ई बेस्ड इकोनॉमी में। उसमें जो कैश की जो सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आती है, जो कैश की ट्रांजैक्शन की जो प्रॉब्लम आती है, जो इंडिविजुअल को कैश कैरी करने की प्रॉब्लम आती है, उस ट्रांजैक्शन को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सरकार की मंशा ये मान के जरूर चलना चाहिए कि सरकार बेसिकली ब्लैक मनी को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सरकार ये भी चाह रही है कि 1 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगी। और उसी में एक इंसेंटिव ये भी देने की कोशिश कर रही है कि जो आज की डेट में ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती हैं, अगर 5 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसको नहीं करेंगे। तो आइडिया क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऐसी कहे जाए, रिपोर्ट हो जाए, जो सरकार को बाद में आपका हिसाब समझने में। जैन साहब, लक्ष्मण जी हमारे साथ ही हैं, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। लक्ष्मण जी, जैन साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपने पहले सवाल के जवाब में ये कहा कि सरकार का एक मकसद ये भी है कि ब्लैक मनी को रोका जाए, इससे ब्लैक मनी का ट्रेस किया जाए। लेकिन आपको लगता है कि जो लोग जानबूझकर कैश के जरिए खरीदारी करना चाहते हैं ताकि उनका काला धन खप जाए, वो सिर्फ छोटे मोटे टैक्स इंसेंटिव के झांसे में आ जाएंगे? नहीं, देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप बाजार में, जैसे आपको एक सैलरी पेमेंट है, आपकी कोई इनकम ऐसी आती है जिसमें आपको कोई ब्लैक मनी में इंटरेस्ट नहीं है, आप बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं डे टू डे बेसिस से और अपनी जो सैलरी की इनकम मिलती है उसमें से पेमेंट करते हैं। अगर कैश पेमेंट करते हैं तो दुकानदार का इंटरेस्ट ये रहता है कि उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं किया जाए। अब आप जाएंगे तो आप कहेंगे मैं डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करूंगा क्योंकि मुझे 1 या 1.5% का कोई इंसेंटिव मिलता है। तो जब आप उसको डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे तो दुकानदार के लिए मुश्किल हो जाएगा उस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट नहीं करना। तो इसी तरह से अब उसके विपरीत सोचिए, दुकानदार को वैट में 1-2% की छूट मिलती है और आप वहां पे परचेज करना चाहते हैं तो दुकानदार कहेगा नहीं साहब, आप मुझे पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में कीजिए, मैं आपको 2% इंसेंटिव दूंगा, और आप अगर कैश में करते हैं तो मैं आपको इंसेंटिव नहीं दूंगा। तो वो सरकार की कोशिश है कहीं ना कहीं उस ट्रांजेक्शन को करने की। और ऐसा मानना है कि 25-30% पेमेंटें आज की डेट में भी ऐसी होती हैं जो एक तरफ से आदमी बिल्कुल अपनी ट्रांजैक्शन को ट्रांसपेरेंट रखता है, अकाउंटेड होती है, दूसरी तरफ से वो पेमेंट अकाउंटेड नहीं होती है। जी, वैसे जैन साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और ये पूरी प्रणाली समझाने के लिए। साथ ही लक्ष्मण, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यस बैंक के विवाद पर एमडी और सीईओ राणा कपूर से देखिए खास बातचीत। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारतीय एंटरप्राइज का क्या है बड़ा कदम, बताएंगे ब्रेक के बाद।
इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने आज पहली बार कंपनी की एजीएम को संबोधित किया। इस मौके पर विशाल सिक्का ने इन्फोसिस के भविष्य का रोडमैप पेश किया। कंपनी ने 2020 तक अमेरिका से $2000 करोड़ रेवेन्यू हासिल करने का लक्ष्य जाहिर किया है। इसके अलावा कंपनी को उम्मीद है कि नए कारोबार से भी 10% तक का रेवेन्यू वो जुटा पाएगी। Our aspiration is to get to $20 billion in revenue by 2020, and having 10% of that come from these new areas, as well as having the achieving a compounded annual whatever 13.5 or whatever that comes to through our renewal with automation and so forth. So that means that that would be the sign that if we are getting close to that aspiration, that would be the sign that the initiatives that we are talking about are already paying results. वही इन्फोसिस के मेंटर नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की कमान संभाल रहे विशाल सिक्का की जमकर तारीफ की है। आइए सुनते हैं क्या कहा नारायण मूर्ति ने। He has been working very hard. He has brought lots of good ideas, and I'm sure they will all provide results. And we have to be patient. And he has set a very ambitious target for 2020. We all wish him the best of everything. सेबी बोर्ड की कल एक अहम बैठक होने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी बोर्ड की बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सेबी स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग और फंड जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर फैसला कर सकती है। इसके अलावा राइट्स इशू, एफपीओ लाने की प्रक्रिया भी छोटी की जा सकती है। बैठक में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एफएमसी सेबी मर्जर और ओएफएस की मौजूदा प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। येस बैंक में किसी भी डायरेक्टर की नियुक्ति रद्द नहीं की जाएगी। हमसे खास बातचीत में राणा कपूर ने बताया कि मधु कपूर को लेकर सभी संदेह दूर हो चुके हैं और वो कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो क्लैरिफाई हो ही गई हैं, काफी सिग्निफिकेंट है। ये इंटरिम ऑर्डर जरूर है बट बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। इससे कोई जो डाउट भी हो, हल्का सा भी डाउट था, जो चैलेंज आया था मिस्टर मधु कपूर की तरफ से, वो सारे डाउट्स मोर और लेस क्लियर हो गए। जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं बैंक के, उनमें कोई इसमें तब्दीली नहीं आएगी। जो बैंक की प्रगति है वो होती रहेगी। आपने जैसे देखा है कि बैंक के प्रभावशाली नतीजे जो आए हमारे मुश्किलों के वक्त भी, जब इकोनॉमी स्लो थी, अब जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आ रही है हल्के हल्के स्टडीली, तो आप देखेंगे बैंक की परफॉर्मेंस और भी अच्छी होगी आगे। और आपकी सेहत के लिए कोलेस्ट्रॉल गुड है या बैड, पूरी खबर बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कोलेस्ट्रॉल पर चर्चा करेंगे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट नीलेश गौतम के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश कोलेस्ट्रॉल गुड या बैड की। कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा, इस पर बहस तेज हो गई है। जापान ने हेल्थ गाइड से कोलेस्ट्रॉल पर अपर या लोअर लिमिट हटा दी है। जापान का कहना है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से सेहत को कोई नुकसान होता है। इससे पहले अमेरिका ने भी फरवरी में जारी ड्राफ्ट गाइडलाइंस में कहा था कि कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मात्रा चिंता का सबब नहीं है। हालांकि भारत में डॉक्टर्स ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा, क्या भारत में भी जापान और अमेरिका की रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया जाए? इस पर अब खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलेश गौतम। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो जापान या अमेरिका से रिसर्च निकल कर आ रही है, इस पर एकदम से तो सुन के बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आज तक तो हम आपसे यानी कार्डियोलॉजिस्ट से यही सुनते हुए आए कि कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के लिए। जी, ये बात जहां तक कि इंडियन पॉपुलेशन में कहा जाए, हमारे पास पर्याप्त डेटा है। खूब सारे पेशेंट्स हम ट्रीट कर चुके हैं। जो जापान की स्टडी आई है, हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनका जेनेटिक मेकअप हमसे काफी डिफरेंट है। उनकी लाइफस्टाइल 80% ऑफ उनका पॉपुलेशन, 80% से ज्यादा लोग एक्सरसाइज, रेगुलर हैबिट्स हैं।
उनकी एंडोथीलियम यानी रक्तवाहिनी की जो अंदर की दीवार होती है वो काफी हेल्दी होती है। मैं ये सब पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं, उनसे हम कैसे विपरीत अलग पड़ते हैं कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारी वेसल वॉल जो रहती है वो काफी अनहेल्दी रहती है, जिस पर कोलेस्ट्रॉल बड़ी आसानी से चिपकता है। हमें डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है वो ना ही एलडीएल, हमारे में एलडीएल हाई होता है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई होता है और एचडीएल लो होता है। उनमें एचडीएल की मात्रा यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफी ज्यादा पाई जाती है, जो हमारे पॉपुलेशन में काफी लो पाई जाती है। इसलिए भी हमें लाइफस्टाइल डाइट के अलावा स्टैटिन्स के द्वारा कोलेस्ट्रॉल लो करने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज या हार्ट रिलेटेड ब्लॉकेजेस हमारे पॉपुलेशन में कम किए जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्लियरली आपका कहने का ये मतलब है कि भारत में जापान की गाइडलाइंस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, कि गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का और दिल की बीमारी का कोई लिंक ही नहीं होता। ये मैं नहीं मानूंगा, ये 100% करेक्ट नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की बीमारी में कोई लिंक नहीं है, बिकॉज अगेन स्टडीज, लार्ज स्टडीज एंड नॉट ओनली दैट, ऑटोप्सी स्पेसिमेन में एनिमल्स में भी और ह्यूमंस में भी दिखाया गया है कि हार्ट की आर्टरी जब ब्लॉक होती है, हार्ट अटैक आता है, तो ये चर्बी का गोला अंदर रहता है जिसकी ऊपर की सतह अनहेल्दी होने की वजह से क्रैक होके उसके ऊपर हार्ट का गोला बैठता है। तो ये सब चर्बी जो होती है वो वहीं जमा होती है, मल्टीफैक्टोरियल। अगर मैं कहूं कि खाली कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया और आपको हार्ट अटैक आने वाला है तो भी मैं गलत हूं, बट हाँ, कोलेस्ट्रॉल एक मेजर फैक्टर है। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल, जेनेटिक मेकअप, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी वेसल वॉल, ये सब मिला के जिसका इंपॉर्टेंट चीज कोलेस्ट्रॉल भी है, ये सब जाके वो आर्टरी को ब्लॉक करते हैं जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत सही कहना है आपका। तो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल कह लीजिए, खान पान का तरीका कह लीजिए, और दूसरा ये जो आपने कहा कि एलडीएल और एचडीएल के रेशियो वाली बात है, वो सब भारतीय कंटेक्स्ट में बातें अलग हो जाती हैं। तो अब आप क्या सलाह देंगे कि हमें क्या करना चाहिए? ये जापान की रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन इंडियंस को क्या करना चाहिए? हेल्दी लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देना चाहिए। रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, नॉन टोबैको च्यूइंग, नॉन स्मोकिंग, नॉन अल्कोहल, एंड फिर हम देखें अगर हमारे को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, इन्हें कंट्रोल में रखें। ये सब होने के बाद अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल फिर भी 140 से ऊपर है, अगर हम अपना एलडीएल माने, हमारा एचडीएल अगर 40 से कम है मेल्स में, देन डॉक्टर को कंसल्ट करके स्टैटिन्स लेना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा डेफिनेटली कम करनी चाहिए। अगेन यहां पर कहना चाहूंगा कि हम कई अमेरिकन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। तो पहले उन्होंने कहा 130 से कम हो एलडीएल, फिर कहा 100 से कम हो, फिर कहा 70 से कम हो अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो वेरी लो एलडीएल लेवल्स भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में अल्टीमेटली चर्बी या कोलेस्ट्रॉल की भी जरूरत होती है। हमारा हर सेल का वेसल वॉल कोलेस्ट्रॉल से बनता है, हार्मोन्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल में, जॉइंट के बीच जो लुब्रिकेंट होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो बहुत लो कोलेस्ट्रॉल कर देना भी सही बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पूछना चाहता हूं कि जब आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं या कोई भी टेस्ट कराते हैं, तो जितने भी स्टैंडर्ड्स आजकल इंडियन लैब फॉलो करती हैं वो सब अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। आप अगर डायबिटीज का ले लें तो सब वहां के स्टैंडर्ड से चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस मामले में भी स्टैंडर्ड वहां के फॉलो होने लग जाएंगे और उस हिसाब से आदमी को बता दिया जाएगा कि नहीं, आप तो काफी हद तक सुरक्षित हैं? मतलब ये चेंजेस तो कहीं नहीं आएंगे, हालांकि आप लोगों की सलाह के बिना शायद ये नहीं होगा। जी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हमारा, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले हमारा जेनेटिक मेकअप उनसे कई बहुत डिफरेंट है। उनकी, अगर मैं जापानीज की बात कर चुका हूं, अगर अमेरिकन की बात करूं तो उनका भी आर्टरी जो हमारी रक्तवाहिनी होती है उसका डायमीटर उनका कई गुना ज्यादा होता है अपने एशियन और इंडियन पॉपुलेशन से। इसलिए अगर वो कह दें कि नहीं, अब हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, आपने कम किया, अब हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल नहीं अच्छी चीज है, तो हम ब्लाइंडली वो फॉलो करेंगे। हमारे पॉपुलेशन के लिए स्पेसिफिक सेट लेवल्स हैं जिसके ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल जाए तो हानिकारक होगा, ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं।
जी क्लियरली। तो मतलब यहाँ पर इंडियन लाइफस्टाइल को देखा जाए तो हम जो बैंक की इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, बेहतर लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट से आप कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वसुंधरा राजे के बचाव में आई बीजेपी, लेकिन कांग्रेस ने और तेज किए हमले। और उपराष्ट्रपति पर सवाल खड़े करके बुरे फंसे राम माधव, पूरी खबर ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर कांग्रेस पार्टी के हमले जारी हैं। पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्या सुषमा और राजे पासपोर्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा के आरोपी को बचाने के दोषी नहीं है। पार्टी ने वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे की कंपनी को ललित मोदी के कंपनी से मिले लोन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस डील को कमर्शियल ट्रांजैक्शन करार देने के वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान की निंदा भी की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि जब मामले में ईडी की जांच चल रही है, वित्त मंत्री का दुष्यंत को क्लीन चिट देना जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के समर्थन में आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने कोई भी अनैतिक या गैर कानूनी काम नहीं किया है। वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। जहां तक उनके बेटे के ऊपर जो आरोप किए, ये पूरी तरह से बिजनेस डील है। किसी से पैसा कर्जे पे लेना ये कोई गुनाह नहीं होता। विदेश में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर अखबार वालों को कहते हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है दोनों के बीच, ये क्लियर कट कवर अप है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर लीगल करार देते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन बताते हैं, तो उसका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, मुझे संदेह है कि वो उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। प्रधानमंत्री जी जो अभी तक योग दिवस हो चुका है, अभी तक मौन व्रत में बैठे हुए हैं, वो मौन व्रत तोड़ें और मन की बात कहें। प्रधानमंत्री जी की ओर से कुछ हमें सुनने को नहीं मिला है। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति के शामिल न होने पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी नेता राम माधव घिरते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ से घिरे राम माधव ने अब कहा है कि वो इस विवाद को तूल नहीं देना चाहते और न ही इस पर अब कोई विवाद खड़ा करना चाहते हैं। राम माधव ने कहा कि वो चाहते हैं कि 21 जून को योग दिवस के शानदार कार्यक्रम के लिए याद किया जाए, न कि किसी विवाद की वजह से। जो योगा दिवस में करोड़ों लोग देश और दुनिया में भाग लिए, उनके नाम पर हम सब याद करें। अब बाकी कोई विवाद का मेरा गुंजाइश नहीं है। वहीं दूसरी ओर इस विवाद के बाद आयुष मंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए सफाई दी। When there is a chief guest, we called as a prime minister as a chief guest, and as per warrant of presidents, we cannot call vice president. They are above the prime minister. That's why we have not called them. बिहार में अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारा और सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर घमासान की नौबत दिख रही है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सीपी ठाकुर ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाती है तो वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। इसके पहले बीजेपी नेता अनंत कुमार ने कहा था कि पार्टी बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी, पार्टी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कल एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं।
बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में शर्मनाक हार के बाद कप्तान धोनी बेहद मायूस तो है, लेकिन उनका कहना है कि वो खराब खेल के लिए ना तो साथी खिलाड़ी और ना ही सपोर्ट स्टाफ को दोष देंगे। धोनी का ये भी कहना है कि अगर आलोचकों को ये लगता है कि टीम का नुकसान उनकी कप्तानी के चलते हो रहा है तो उन्हें ये पद नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लिए जीत ज्यादा मायने रखती है, ना कि ये बात कि कप्तान कौन है। I know the media really loves me, so these are the questions that will always keep popping up. But yes, if it's a justifiable thing that if you remove me and the Indian cricket will start doing really well, and if I am the reason for all the bad that's happening to Indian cricket, definitely I would love to step away and play as a player, because ultimately what's more important is for the Indian team to win. It doesn't really matter who is the captain. रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भारतीय एंटरप्राइजेस का क्या है बड़ा कदम, देखिए आगे। और एक बार फिर विवादों में फंसी स्नैपडील, क्या है विवाद, बताएंगे आपको बेतुका। मैगी के बाद अब एफएसएसएआई ने हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े किए हैं। एफएसएसएआई का मानना है कि बड़े दावे करने वाले ये प्रोडक्ट्स बच्चों की सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, और यही नहीं, एफएसएसएआई ने मुलमिन प्लस कैप्सूल, सिरप्स, ड्रॉप्स पर रोक भी लगा दी है। सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी प्लान को एक बूस्टर डोज मिला है। जापान की सॉफ्टबैंक ने भारतीय एंटरप्राइजेज और चीनी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर भारत में 20 गीगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है। जॉइंट वेंचर के रूप में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में $20 अरब का निवेश किया जाएगा। नेटवर्क 18 के साथ बातचीत में सॉफ्टबैंक के चेयरमैन और सीईओ मासायोशी सन ने कहा कि वे जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। We would make 20 gigawatts of creation of the solar park, which is about $20 billion of investment. We would like to make it as quickly as possible. It should be at least within the next 10 years. सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि जॉइंट वेंचर में कंपनी का माइनॉरिटी स्ट्रैटेजिक हिस्सा होगा। We will be participating in Microsoft's vision. This project will be majority controlled by SoftBank. Bharti will be taking a strategic minority interest in this business, and Foxconn will be taking a minority interest as well. Three of us put together offer the right combination, the right partnership to provide for a very viable, long, sustainable business opportunities in the solar space. दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला है मशहूर साड़ी ब्रांड नल्ली की इमेज कॉपी करने का। नल्ली ने स्नैपडील पर आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर साड़ी बेचने के लिए उसके होम पेज से ही इमेज कॉपी किए हैं, जिसके बाद कंपनी ने अपनी वेबसाइट से नल्ली साड़ी हटा ली है। इस विवाद से एक बार फिर शॉपिंग वेबसाइट के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठे हैं। इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल। धीरज, क्या डिटेल है, क्या विवाद है, किस तरह से ये कॉपी किया गया नल्ली के पेज को, और अब क्या स्टैंड है स्नैपडील और नल्ली का? देखिए, इस मामले में रेशमी साड़ियों के मशहूर ब्रांड नल्ली ने स्नैपडील पर आरोप लगाया है कि किस तरीके से स्नैपडील ने उसकी वेबसाइट के होम पेज से इमेज चुराकर अपनी वेबसाइट पर लगाई है, और इसके लिए नल्ली साड़ीज ने स्नैपडील को बाकायदा नोटिस भी भेजा, सीज एंड डेसिस्ट नोटिस। इसके बाद स्नैपडील ने इस इमेज को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। साथ ही ये बात भी माना है कि उसे कंपनी से नल्ली साड़ीज की तरफ से नोटिस मिला था। लेकिन यहां पर एक बात याद रखने की ये है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी शॉपिंग वेबसाइट पर, जब किसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर इस तरह के आरोप लगे हों। इसके पहले मई में ही श्री मीना क्रिएशंस नाम की एक कंपनी है जो कि साड़ियों के ही बिजनेस से जुड़ी है, उसने भी शॉपिंग वेबसाइट्स पर यह आरोप लगाया था कि वो उनके ब्रांड के नाम पर नकली साड़ीज बेच रहे हैं। और जो कंपनी ने आरोप लगाया था उसमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ईबे जैसे दिग्गज नाम भी शामिल थे। यही नहीं, इसके अलावा भी हमने देखा कि शॉप क्लूज पर नकली JBL स्पीकर
स्पीकर्स और हेडफोन्स बेचने के आरोप लगाए गए। लॉरियल, टॉमी हिलफिगर और रेबैन के नकली प्रोडक्ट्स बेचने के आरोप भी लगे शॉप क्लूज पर। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक लीगल एक्शन भी इनके खिलाफ शुरू हुआ। यही नहीं, हमें ऐसी शिकायतें भी तमाम जगहों से मिलती रही हैं जिसमें कि ये पता चलता है कि शॉपिंग वेबसाइट्स ने अपने कस्टमर्स को उनके स्मार्टफोन के बदले कभी पत्थर भेज दिया, कभी साबुन भेज दिया, कभी लकड़ी का कोई टुकड़ा भेज दिया। तो इस तरीके की तमाम शिकायतें मिलती रही, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती हैं। तो जाहिर तौर पर इन सारे मामलों में एक जो बड़ा सवाल उठ के आता है कि क्या ये जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं, क्या सिर्फ ये सेलर्स और बायर्स को माध्यम देने का काम करते हैं या इनकी अपनी कोई जवाबदेही भी है? क्या ये कस्टमर्स को लेकर उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? तो ये जो एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है, क्योंकि जो भारतीय कानून है उसके हिसाब से अगर इंटरमीडिएट्स की जानकारी में ये नहीं है कि उसके जरिए जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं वो नकली हैं, तो उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस पूरे मामले में जो सवाल उठ रहे हैं यही कि क्या अब बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? तमाम डिटेल्स के लिए आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के योग दिवस मनाने का सबसे ज्यादा फायदा योग सिखाने वाले सेंटर्स को हुआ है। पिछले कुछ दिनों में योग के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। दिल्ली से ईशा शर्मा बता रही है कि न सिर्फ योग केंद्रों में लोग आ रहे हैं बल्कि इन सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस दिन ने योग केंद्रों की चांदी कर दी है। जब से मोदी सरकार ने योग दिवस का ऐलान किया और जैसे जैसे 21 जून पास आया, लोगों का योग की तरफ रुझान बढ़ता गया। योग सेंटर्स भी मानते हैं कि योग दिवस की वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ और नए क्लाइंट्स भी मिले। इंटरनेशनल योग डे जो है, जैसे इस टाइम द न्यू गवर्नमेंट इज पब्लिसाइजिंग द इवेंट्स, सो definitely we are having more people turning up for yoga classes in our center, and like even we have seen today new people joining for the classes. योग को पॉपुलर बनाने के लिए मोदी सरकार की कोशिशें अब रंग लाती दिख रही हैं। सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यंग लोग भी योग को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सारा देखा टीवी पर और सारे देश में चल रहा है, उसको देख के मुझे प्रेरणा मिली और आज मैं पहली बार आया हूँ और इसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। इट वाज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे ऑल्सो, सो आई ऑल्सो डिसाइडेड कि मुझे योगा ज्वाइन करना चाहिए एंड इट वाज माई फर्स्ट डे। इंटरनेशनल योग डे एंड एवरीथिंग सेलिब्रेट हो रहा है, सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैं पहली बार आई हूँ एंड आई विश टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। आई हैव अ फीलिंग आई एम गोना कंटिन्यू इट। ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतने मजे आते हैं इसमें करने में, इस वजह में हर रोज करना चाहूंगी। योग के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए योग सिखाने वाले सेंटर्स और पर्सनल ट्रेनर्स दोनों बेहद खुश हैं। इस ट्रेंड से उन्हें अपनी आमदनी बहुत जल्द दोगुनी होती दिख रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जोश का असर है या वाकई में लोगों के योग के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है, ये देखना अभी बाकी है। ईशा शर्मा, दिल्ली। हवाई यात्राओं के ऑफर्स के बीच एयर एशिया ने भी यात्रियों को 799 रुपए में यात्रा कराने का शानदार ऑफर दिया। इंटरनेशनल रूट्स के लिए ये ऑफर 2,999 रुपए से 5,739 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑफर का फायदा उठाने के लिए 28 जून तक टिकट बुक करानी होगी। 15 फरवरी 2016 से 31 मई 2016 तक यात्री इस ऑफर के तहत यात्रा कर पाएंगे। एयर एशिया की वेबसाइट से फ्लाइट और होटल की बुकिंग करने पर 60% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सेडान सेगमेंट में मारुति सियाज, होंडा सिटी और वर्ना से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से फॉक्सवैगन अपनी सेडान कार वेंटो को कल नए अवतार में लॉन्च करेगी। नई वेंटो के फ्रंट और रियर में कई छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं और खासतौर पर ये कॉस्मेटिक बदलाव ही हैं। इसमें नई वेंटो के बोनेट हुड 3 लाइन वाला क्रोम फिनिश ग्रिल के साथ रियर बम्पर को भी एक नया लुक दिया गया है, जबकि इसके इंजन और बॉडी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि कॉस्मेटिक बदलाव की वजह से नई वेंटो की माइलेज में करीब 7.5% की बढ़ोतरी भी हुई है। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।